Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 11th physics, that is limitation of dimensional analysis. So in this lecture we will discuss about what is the limitation of dimensional analysis. तो first of all इसको डिस्कस करने से पहले एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं और उस न्यूमेरिकल्स के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। और उसी न्यूमेरिकल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा सारे ये जो लिमिटेशंस है डायमेंशनल एनालिसिस के, कौन कौन से लिमिटेशन है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। क्लियर? लेट अस सी फर्स्ट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन इज द पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ टर्निंग फॉर्क डिपेंड ऑन द लेंथ L of its prongs, density D and Young modulus Y of its material. Deduce an expression for the period of vibration on the basis of dimension. ठीक है, हमें वाइब्रेशंस के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है और वाइब्रेशन जो है वो जो हमारा फॉर्क टर्निंग फॉर्क है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है और यंग मॉडुलस पे डिपेंडेंट करता है। तो लेट अस सी, लेट टाइम पीरियड में फाइंड आउट करना है, ठीक है। टी इज प्रोपोर्शनल टू एल की पावर ए क्योंकि लेंथ पे डिपेंडेंट है, ठीक है, डेंसिटी पे डिपेंडेंट है, डी की पावर बी एंड यंग मॉडुलस पे डिपेंडेंट है, देन वाई की पावर सी। यंग मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा के एल की पावर ए, डी की पावर बी, गामा की पावर बाई की पावर सी। वी नो डेट टाइम पीरियड का डायमेंशन होगा टी, ठीक ना। एल लेंथ है, लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा एल। डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा एल एम एल की पावर -3 एंड यंग मॉडुलस का जो डायमेंशन होता है ये होता है एम एल -1 टी -2। क्लियर है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट t इज इक्वल टू डायमेंशन लिखेंगे टी, एल का डायमेंशन हो गया एल की पावर ए इंटू डी की पावर, डी का डायमेंशन है एल, एम एल की पावर -3 की पावर बी एंड वाई का डायमेंशन हो गया एम एल -1 टी -2 की पावर सी। क्लियर? नो, तो t इज इक्वल टू देखिए एल की पावर a और यहाँ पे एल की पावर -3 है तो -3b और यहाँ पे एल की पावर है हमारा माइनस का c है, ठीक है, की पावर c है ना, तो -c। नेक्स्ट m की पावर b प्लस m की पावर c एंड टाइम t की पावर -2c। कंपेयर द बोथ साइड और पावर कंपेयर कर लेंगे बोथ साइड के, तो a -3b -c इज इक्वल टू 0 क्योंकि l मिसिंग है, b प्लस c इज इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे भी m मिसिंग है एंड -2c इज इक्वल टू यहाँ पे t की पावर है 1, तो -2c इज इक्वल टू 1, देन c इज इक्वल टू -1/2, c इज इक्वल टू -1/2 एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन b इज इक्वल टू -c, देन c का वैल्यू -1/2 रखेंगे तो v का वैल्यू हो जाएगा 1/2। नाउ यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a -3 इंटू 1/2 माइनस c और c का वैल्यू है 1/2 तो माइनस माइनस प्लस दैट इज इक्वल टू 0, तो a -3/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। देखिए इसका वैल्यू 1.5 में से अगर 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, तो a -1 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना जाएगा 1। इज इट क्लियर? ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने, बी का वैल्यू निकाल दिया और सी का वैल्यू निकाल लिया, देन टी इज इक्वल टू वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जाएगा के एल की पावर 1 इंटू डी की पावर मतलब डेंसिटी की पावर बी है तो 1/2 एंड बाई की पावर -1/2 और पावर -1/2 मीन्स होता है स्क्वायर रूट, इसका मीन्स होता है स्क्वायर रूट, देन t इज इक्वल टू के एल रूट ऑफ डी
बाय डी अपॉन वाई, क्योंकि इसके पावर माइनस में है तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये जाएगा हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। क्लियर है। चलो अब आते हैं लिमिटेशन पे, इसी क्वेश्चन के बेस पे क्या किस तरीके के लिमिटेशंस डायमेंशनल एनालिसिस में हैं। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो फर्स्ट लिमिटेशन है द मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनलेस कांस्टेंट की। मतलब इस डायमेंशनल एनालिसिस से जो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं और एक कांस्टेंट आता है के, इस कांस्टेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि इस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा और ये कांस्टेंट जो है वो हमारा इसका डायमेंशन क्या होगा, या डायमेंशन लेस होगा या डायमेंशन होगा। तो इसके बारे में किसी भी तरीके का कोई भी इंफॉर्मेशन डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हमें पता नहीं चलता। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन है, द मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशन लेस कांस्टेंट की। इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि इसका वैल्यू कितना होगा या किस चीज़ पे ये डिपेंडेंट होगा। क्लियर है। सेकेंड, इट फेल व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स वन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज। मीन्स अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, मोर देन 3, मतलब 4 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है या 5 फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, तो उस कंडीशन में डायमेंशनल एनालिसिस फेल हो जाता है। क्यों फेल होता है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए तो ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ फॉल, ये डिपेंडेंट कर रहा है किस पे, 3 फिजिकल क्वांटिटीज पे। कितने हैं, 3 फिजिकल क्वांटिटीज है। चलिए बहुत बढ़िया, 3 फिजिकल क्वांटिटीज को लिया तो हमारे पास कितने इक्वेशन बने, 3 इक्वेशंस बने। अगर यहीं पे अगर 2 फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं तो कितने इक्वेशन बनते हैं हमारे पास, 2 इक्वेशन बनते हैं। कितने वेरिएबल्स इसमें, 1 2 3, क्योंकि ए बी सी वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल है, ठीक ना। और 3 वेरिएबल्स इक्वेशन को हमेशा सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन भी चाहिए। कितनी इक्वेशन चाहिए, 3 इक्वेशन चाहिए, जो कि हमारे पास है। तो 3 इक्वेशन है तो हम तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि टाइम और किसी दूसरे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता, टी इज इक्वल टू के एल की पावर ए डी की पावर बी बाई की पावर सी, और एक और जैसे मान लेते हैं फोर्स पे भी डिपेंडेंट होता है, तो एफ की पावर डी हो जाता ना। तो अब इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल्स होते हैं, 4 वेरिएबल्स। डायमेंशनल एनालिसिस में कितने हमारे पास डायमेंशन है, एम एल टी। तो इसके हिसाब से एम एल टी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो कितने इक्वेशन बनते हैं हमारे पास, 3। तो 4 हमारे पास वेरिएबल होते हैं और 3 इक्वेशन होते हैं, और 4 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है। मतलब अगर 4 वेरिएबल्स हमारे पास हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, हमें 4 इक्वेशन चाहिए। अगर 4 इक्वेशन है हमारे पास तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा मैथमेटिक्स में ये याद रखना कि जब भी हमारे पास जितने वेरिएबल्स होंगे उतने इक्वेशन, जैसे आपने 2 वेरिएबल इक्वेशन पढ़ा एक्स और वाई के फॉर्म में, तो एक्स और वाई को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए होते हैं, क्योंकि एक्स और वाई है। लेकिन अगर एक्स वाई और जेड आ जाता है, एक्स वाई और जेड, तो 3 वेरिएबल्स होंगे और उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन चाहिए होते हैं। ये फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है। तो 4 वेरिएबल्स 4 इक्वेशन। लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू अगर डायमेंशनल एनालिसिस अगर कंपेयर करेंगे तो एल की पावर को कंपेयर करेंगे, एम की पावर को कंपेयर करेंगे और टी की पावर को कंपेयर करेंगे, और हमेशा कितने इक्वेशन बनेंगे हमारे पास, 3 इक्वेशन बनेंगे। और 3 इक्वेशंस के थ्रू हम 4 वेरिएबल मतलब इक्वेशंस को हम सॉल्व नहीं कर सकते, 3 इक्वेशंस है। तो ये मोस्ट ड्रॉबैक है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस के, कि अगर मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटीज है तो उनके बीच में हम रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते या उसका एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज। इसका मीन्स है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज 2 डिफरेंट टर्म्स के सम और डिफरेंस के फॉर्म में रखें, 2 डिफरेंट टर्म्स के या 2 डिफरेंट क्वांटिटीज के सम और डिफरेंस के फॉर्म में अगर इक्वेशन इस तरीके का एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, अगर इस तरीके की कोई भी इक्वेशन है जिसमें 2 टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस है, तो इस तरीके की इक्वेशन को हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते या डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू इसको हम एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर है। तो ये फेल होता है, इट फेल व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इज द सम और डिफरेंस
ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज। क्लियर है। फोर्थ लिमिटेशन है इट फेल टू ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्री लॉगरिदम्स एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब ये इस तरीके के इक्वेशन को ड्राइव ही नहीं कर सकता है जिसमें लॉग फंक्शन हो, जिसमें लॉग फंक्शन हो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। फॉर एग्जांपल्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम मोशन, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम मोशन y इज इक्वल टू द a sin ओमेगा t प्लस फाइव, क्या के एक्स लेते हैं इसकी जगह, ये हम पढ़ते हैं एसएचएम में वेव में। तो इस तरीके के इक्वेशंस में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन है, तो इस तरीके के इक्वेशंस को हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, हम इसको ड्राइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारा डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो फेल हो जाता है। तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम सिंपल तरीके के मतलब इक्वेशंस को हम ड्राइव कर सकते हैं। एंड मोस्ट important drawback of the dimensional analysis is sometimes it is difficult to identify the factors on which the physical quantity depends. The method becomes more complicated when dimensional constant like g, h, etc. are involved. तो यहाँ पे ये नहीं पता चलता है, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि कोई भी क्वांटिटीज जो है वो कितने फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है और किस फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है, इसका पता हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू नहीं लगा सकते हैं। दूसरी चीज, और ये केस कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब उस इक्वेशन में जी और एच तरीके के एटसेट्रा, मतलब इस एच और जी तरीके की कोई भी अगर कांस्टेंट है जो इसका डायमेंशन होता है, जी का डायमेंशन होता है, एच का डायमेंशन होता है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। तो अगर इस तरीके के डायमेंशंस आ जाते हैं इक्वेशन में तो उसको भी हम क्या कहते हैं, डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, इस तरीके की इक्वेशंस को हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। या लैम्डा इज इक्वल टू h बाय एम वी, ये हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ के इक्वेशंस होते हैं, क्लास 12 में पढ़ते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम बी, एम एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट एंड इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इस तरीके की इक्वेशन को जिसमें एक कांस्टेंट होता है और इसका डायमेंशन होता है, यहाँ पे g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो अगर इस तरीके के अगर क्वांटिटीज आ जाते हैं जिनका डायमेंशन, सॉरी कांस्टेंट आ जाते हैं जिनका डायमेंशन होता है, तो इस तरीके की इक्वेशंस को हम डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम ड्राइव नहीं कर सकते हैं। और कौन सी इक्वेशंस आते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इस तरीके के इक्वेशंस को भी हम डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू ड्राइव नहीं कर सकते। तो ये कुछ फेलियर्स है डायमेंशनल एनालिसिस का, ठीक ना, जहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो हमारा फेल हो जाता है और फिर इसको ड्राइव करने के लिए फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड का यूज़ किया जाता है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट करके हम देखते हैं कि किस तरीके से वो डिपेंडेंट है, डाटा निकाला जाता है, फिर उसको उसी डाटा के हिसाब से फिर इक्वेशंस बनाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या है, कौन कौन से लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम से पूछे भी जाते हैं। तो प्लीज़ इसको एक बार आप कर लेना, ठीक ना, देख लेना, इसको रन कर लेना और नोट्स प्रिपेयर कर लेना। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूँगा, ठीक ना, उसको आप सॉल्व करना अपने नोटबुक में फिर, और उस क्वेश्चंस में कोई भी अगर दिक्कत होती है आपको तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक ना। पर्सनली पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप में पूछनी है आपको, ठीक ना। अगर आपको नहीं आता है तो पर्सनली पूछ सकते हो। 9557955254 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप जो भी क्वेश्चन है आपका, ठीक ना, कोई भी डाउट्स है तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, डेट इज सॉरी न्यू टॉपिक, डेट इज सिग्निफिकेंट फिगर एंड एरर्स। सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट करेंगे और एरर्स स्टार्ट करेंगे, एंड आफ्टर देन एरर्स के बाद जाके हम एक मैथमेटिकल टूल की स्टडी करेंगे। मैथमेटिकल टूल्स फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आने वाले टाइम्स में आने वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे उसमें टूल्स का यूज़ होता है, जैसे डिफरेंशिएशन का यूज़ होता है, इंटीग्रेशंस का यूज़ होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होता है। तो इस चैप्टर्स के बाद हम मैथमेटिकल टूल्स भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।